कंटिन्यू डिस्कस करें, जिसका हम सेकंड सब टॉपिक है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, सॉरी, हम देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है, तो हम ऑलरेडी ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी में डिस्कशन कर चुके हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये कैसे काम करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैं डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं, दैट्स अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की मैकेनिज्म कैसे, वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ओके। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो हम जो ब्रीथिंग लेते हैं, अगर ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ब्रीथिंग एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। क्या है ब्रीथिंग? ब्रीथिंग क्या है, एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। इनवॉलंटरी प्रोसेस मतलब क्या होता है? इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्योंकि अब ब्रीथिंग अब अपन अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते ना कि हमें अब ब्रीथ करना है, तो हम अब सांस ले रहे हैं, मैंने एक साथ बहुत सारी ब्रीथ ले लिया, ऑक्सीजन अंदर ले लिया और बहुत टाइम बाद 1 घंटे बाद मेरे को नहीं, अभी नहीं चाहिए, हम नहीं ले रहे ब्रीथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। जितना होता है हमें ब्रीथिंग चाहिए और चाहिए। अब वो ब्रीथिंग के जो रेट है, या अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, एक एडल्ट में कितनी होना चाहिए? एक एडल्ट का ब्रीथ का रेशियो कितना होना चाहिए? तो एक एडल्ट के अंदर कितना रेशियो होना चाहिए? 15 to 18 टाइम्स, 18 टाइम्स, हाँ, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। कितना है? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट एन अडल्ट, एक एडल्ट के अंदर, एन अडल्ट, ठीक है। ये तो अडल्ट की, अगर जब नॉर्मल ही हम ब्रीथ लेते हैं तो 15 to 18 टाइम्स लेते हैं पर मिनट में। अगर सपोज जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम कुछ फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें हमारी मेहनत लग रही है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा टफ काम करना पड़ रहा है, तो है ना, फिजिकल वर्क में जब हम एक फिजिकल वर्क कर रहे हैं, दैट टाइम हमारी ब्रीथिंग कितनी होती है, ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना होता है, ठीक है। हम अगेन यहाँ बात करें रेट ऑफ ब्रीथिंग की, ब्रीथ कितना हो जाएगा? 20 to 25 टाइम्स, 20 to 25 टाइम पर मिनट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक एडल्ट के अंदर नॉर्मली जो नॉर्मल वर्क कर रहा है उसके अंदर 15 to 18 टाइम्स होगा पर मिनट। और जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 20 to 25 पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया हमारा ब्रीथिंग क्या है, ऑलराइट। अब ब्रीथिंग तो हमें कैसे लेना है पर मिनट हमने देख लिया। अब ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? 2 पार्ट्स में होती है, ठीक है। ब्रीथिंग की जो प्रोसेस हो रही है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कौन कौन से, या 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, हम ये बोल सकते हैं। कौन कौन 2 पार्ट है? फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकंड इज इंस्पायरेशन। दोनों का मीनिंग सेम जाएगा। सेकंड इज एक्सहेलेशन या फिर एस्पायरेशन। मतलब ब्रीथ इनहेलेशन मतलब अंदर लेना, टेक इन, एंड ब्रीथ आउट मतलब एक्सहेलेशन, हमने ब्रीथ को बाहर निकाल दिया। तो इन 2 प्रोसेस के थ्रू हम अपनी ब्रीथिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इनहेलेशन की, तो हम फर्स्ट लेते हैं इनहेलेशन को। फर्स्ट टॉपिक यहीं पे हमने देखा था कि जो इनहेलेशन प्रोसेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिव प्रोसेस। और सेकेंड है एक्सहेलेशन प्रोसेस, जिसको हम बोल सकते हैं पैसिव प्रोसेस। अच्छा, अभी ऐसा एक्टिव पैसिव क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, एक्टिव मीनिंग क्या होता है? जिसमें हमें एक्टिविटी चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे नीड है किसकी? एटीपी की, विच मीन्स रिक्वायर्ड है एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? एटीपी, ठीक है। यहाँ पे मुझे एटीपी की रिक्वायर्ड है। और अगर पैसिव है, पैसिव जस्ट इसके अपोजिट, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एक रिलैक्सेशन मोड है, ठीक है। तो हमारा जो पैसिव है वो क्या है? रिलैक्सेशन मोड में आता है, और ये हमारी नीड होती है यहाँ पे एटीपी की, ठीक है। ये समझ में आ गया।
ओके, अब हम डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट पर है जो हमारा है इनहेलेशन। तो मैं डायरेक्टली आपको इनहेलेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले बोला इनहेलेशन प्रोसेस मतलब क्या था, ब्रीथिंग लेना, मतलब सांस को लेना, इनहेल करना, अंदर लेना, ठीक है। तो इनहेलेशन प्रोसेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी यहाँ पर, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड वन। फर्स्ट इज diaphragm, and second one is external intercostal muscles. External intercostal muscle, ठीक है। आप डायफ्राम मसल से बोल सकते हो इसको। ये हमारा जो इनहेलेशन है, मतलब ब्रीथ को लेना, ब्रीथ को अंदर लेना, इनहेलेशन दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, हमने पहले डिस्कस कर चुके थे, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि हम ब्रीथ लेते मतलब सांस को लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, जिसमें हमारी ट्रेकिया है और ब्रोंकाई है, एल्वेओली है, जो हमें हेल्प करती है ब्रीथ को ऑक्सीजन को अंदर लेने में, ऑक्सीजन को कैरी करने में, फिर वो कैरी फॉरवर्ड करती है उसको पूरे फुल बॉडी में थ्रू द ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी प्रोसेस कैसे होती है, हम इसका मैकेनिज्म पढ़िए। आपको दो पॉइंट समझ में आ गए, पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कैसे वर्क करता है, फिर हम आपको उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ऑलराइट, मैं आपको ये मैकेनिज्म करी। और हमारी ब्रीथिंग में हमें क्या हेल्प करते हैं, हमारी लंग्स, राइट। तो ये जो एक फिगर दिख रहा है, ये हमारी एक रिब केज है। रिब केज मतलब क्या, पसलियों का जाल, उसको हम बोलते हैं रिब केज, ठीक है। तो ये हमारी पसलियां हैं, ये हो जाएगा हमारा डायफ्राम, करेक्ट। ये डायफ्राम हो गया, ये हो गया हमारी बैकबोन, जिसको बैकबोन ऐसा ड्रॉ कर देती हूँ डायग्राम, ये हो गया हमारा बैकबोन। अच्छा, अब क्या होता है जब हम ब्रीथ लेते हैं, इतना तो पता होगा आपको, जब हम सांस लेते हैं, हमने सांस अंदर ली, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब केज है वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है या फिर फूल जाता है, उसमें एयर बलून जो होता है वो फूल जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम वापस अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ठीक है। अब डायफ्राम क्या होता है, ये पूरा सर्कल में ऐसा होता है, कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है, मतलब पूरा एक सर्कल बना हुआ है। यहाँ पे डायफ्राम को ये जो मसल्स है हमारी, उसके आसपास पूरी अटैच करके रखती हैं। मतलब ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप, कैसा होता है ये, डोम शेप, ठीक है। अब ये जो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी, इसको पूरे को मैं क्या बोलूँगी, थोरेसिक कैविटी, जो हमारी पसलियाँ या हमारी लंग्स, रिब्स जिसमें आते हैं, उसको हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमारी थोरेसिक कैविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, एक्सपांड हो जाती है, ठीक है, उसमें पूरी एयर बन जाती है। और जब हम उसको ब्रीथ आउट करते हैं तो वो वापस से श्रिंक करती है, अपने बैक अपनी पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तो यहाँ पे डायफ्राम है, वो क्या काम करता है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम कुछ इस टाइप का होता है, डोन शेप होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, डोन शेप में। जब हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेने, तो जो हमारी रिब केजेस हैं, यहाँ पे मैं रिब से, ठीक है, तो ये जो मसल्स हैं, ये हमारी मसल्स हैं, ये पूरे में कवर करती है, मतलब पूरे को कवर करी हुई है, पूरे एक राउंड सर्कल में, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये पूरे सर्कल में है, ठीक है, डायफ्राम के। तो जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो ये जो है उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या उसको खींचेंगी, पुल करेंगी,
तो क्या होगा, जो ये हमारा डोन शेप का डायफ्राम है, ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से पुल आउट करूँगी, जो सारे इसके आसपास से कॉर्नर्स दिख रहे हैं सर्कल में बना हुआ है, इसको हम करेंगे पुल करेंगे, खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अब फ्लैट होने से क्या हुआ, यहाँ पे कैविटी अच्छी बढ़ गई, यहाँ पे स्पेस मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस हो गई और यहाँ पे एयर को फिल होने के लिए जगह आ गई। ओके, तो ये जो मसल्स है इनको हम बोलेंगे फेरेनिक मसल, इनको हम क्या बोलेंगे, फेरेनिक मसल। ठीक है, फेरेनिक मसल्स क्या काम करती हैं, ये पुल आउट करती है मसल्स को, और फिर जो हमारा डायफ्राम है वो डोन शेप से फ्लैट शेप में कन्वर्ट होता है या फिर चेंज हो जाता है। ओके, नाउ अब क्या है, ये जो हमारी रिब्स हैं, मतलब पसलियाँ, ठीक है। अब जो हमारी रिब्स होती हैं, उन रिब्स के बीच में क्या होता है, मसल्स होते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये जो मसल्स है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, मैं इसको रब कर रही हूँ डोन शेप को, ये जो मसल्स है इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल। अब ये मसल्स हैं, ये क्या काम करते हैं, हमारी रिब्स कितनी होती हैं, टोटल 12 पेयर रिब्स। हमारी जो रिब्स होती है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, मैं पेयर की बात कर रही हूँ, हाँ 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। तो हमारी 12 पेयर रिब्स होती है, उनके बीच में मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल। तो ये मसल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 11 पेयर ऑफ मसल, 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल, 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल। समझ में आ गया, तो ये मसल्स है यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इंटरकोस्टल मसल। अब ये कैसे वर्क करती है, मैंने बोला कि रिब्स के बीच में होती है। अब हमारी जो रिब्स होती है, पहले हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, समझ लो, फिर हम इसको लिख के समझाएंगे। ये सपोज ये हमारी रिब्स हैं और ये फिंगर आपको दिख रहे हैं मेरे, सपोज ये फिंगर इज माय रिब्स। अब ये रिब्स हैं, जब हम ब्रीथ लेते हैं, हमें सांस लें, तो क्या होता है कि रिब्स जो होती है वो हल्की से क्या होती है, आउट होती हैं और ओपन आती हैं। मतलब उन्हें क्या करा, जो इस टाइप से थी रिब्स, ये हल्की से ओपन हो गई और आउट हो गई, ठीक है। ये अभी श्रिंक है या नॉर्मल स्टेज में है, जब हम ब्रीथ इन लेंगे, सांस लेंगे, तो क्या होगा, ये हल्का सा ओपन हो जाएगा और ये आउट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा और खुल जाएगा, विच मीन्स ये स्पेस को क्रिएट कर रहा है, मतलब स्पेस दे रहा है ताकि वहाँ पे जो हवा है वो भर जाए, किसके अंदर, एल्वेओली में। क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एल्वेओली एक बलून लाइक शेप है, उसके अंदर हवा फिल होती है, ठीक है, वो फूल जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, वो फूलता है, उसके आसपास क्या होती है, कैपिलरीज, जो ऑक्सीजन को ले लेती है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि वो रिब्स जो है वो क्या काम करती है, हल्का सा अप एंड आउट, ऊपर उठती है और थोड़ा सा स्पेस देती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो मसल्स काम कर रहे हैं, फर्स्ट इज फ्रेनिक मसल, ठीक है, जो हमारा डायफ्राम है, ठीक है, उसको क्या काम करती है, दोनों सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो डायफ्राम है, यहाँ पे से ये इसको ने पुल किया, फ्रेनिक मसल ने इसको खींचा, पुल किया, तो ये डॉन शेप में था, फ्लैट हो गया। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता बेटा, ये बिल्कुल लाइटली डिफरेंस होता है। सपोज हम बोलते हैं कि जो हमारा डायफ्राम है, हमेशा हम डायफ्राम कैसे बनाते हैं, कुछ इस टाइप से, राइट। ये मेरा फिगर मैं वापस ड्रॉ कर रही हूँ, डायफ्राम ऐसा बनता है। तो जब मैं फ्लैट की बात कर रही हूँ कि डायफ्राम यूँ था, अब वो क्या हो गया, फ्लैट, ठीक है। तो फ्लैट में क्या, बस वो इतना सा शेप में आ जाएगा, गॉट इट, ज़्यादा नहीं होता है। और जब हम बात करें इसको कि जो मेरी रिब्स थे, इनको हमने क्या करा, हल्का सा ओपन किया और आउट किया, तो ये भी क्या होगी, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, इतना स्पेस ले लेंगे, ओके। क्योंकि ये जो कैविटी है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें
एयर को भरते हैं। समझ में आ गया था कैसा था? ओके, तो यहाँ पे हम इनहेलेशन पढ़ रहे हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, ब्रीथ का इन आना। ब्रीथ को इन करने के लिए हमें स्पेस चाहिए ताकि हमारी जो ब्रीथ है, जो ऑक्सीजन है, वो अंदर आ सके। तो यहाँ पे हमारे दो मसल्स काम करते हैं, जो डायफ्राम मसल्स है एंड सेकेंड है हमारा इंटरकॉस्टल मसल। डायफ्राम मसल में समझ में आ गया कौन है, फ्रेंडिंग मसल है, जो कैसे काम करेगा, उसको पुल आउट करने का सर्कल के फॉर्म में, साइड चारों तरफ से, मतलब पूरा होल सर्कल में। सेकेंड इज इंटरकॉस्टल मसल, जो रिब्स को अप एंड आउट करने में हेल्प करता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, आपको फिगर समझ में आ गया था कि हमने फिगर कैसे बनाया था? ठीक है, फिगर मैंने आपको ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया, उसको हम थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं। तो हमने डायफ्राम को पता, डायफ्राम क्या होता है, डोम शेप होता है, मतलब दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या है, हमारा फ्लोर ऑफ कैविटी। ठीक है, हमारी कैविटी, ये हमारा चेस्ट कैविटी होती है, इसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, ये हमारा डायफ्राम है। ठीक है, और ये जो पूरी कैविटी है उसको मैं क्या बोलूँगी, चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी। ओके, तो ये जब यहाँ इस पोजीशन में दिख रहा है उसको हम बोलेंगे फ्लोर, मतलब वो हमारा फ्लोर है। अब राइट, अब ये काम कैसे करता है और क्या काम करता है, तो इसके फंक्शन में क्या जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग मसल। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि फेरिंग मसल कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं आपको बैक साइड दिखा रही हूँ, दैट्स अ बैकबोन। ठीक है, और यहाँ हमारे पूरे में क्या होते हैं, फ्रेनिक मसल्स होते हैं अटैच, राइट। यहाँ पे हमारे फ्रेनिक मसल अटैच होते हैं, जो क्या काम करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन का। अगर फ्रेनिक मसल अगेन कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ओके, और वहाँ पे इसको स्पेस मिल जाएगा। तो ये क्या काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल। ठीक है, अब फ्रेनिक मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया। ये ऐसा था, अब वो ऐसा हो गया, मतलब पहले वो इस टाइप का था, अब वो ये हो गया, तो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। अब वो फ्लैट हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज। थोरेसिक कैविटी जो हमारी कैविटी थी उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या जाएगा, इंक्रीज होएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज इन द लंग्स। देखो आपको स्पेस अच्छी मिल गई है, अब हमें प्रेशर, अब जो स्पेस आपको जो कैविटी, अच्छा वॉल्यूम में कैविटी अच्छी मिल गई है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एयर का जो प्रेशर था, किसका प्रेशर, एयर का प्रेशर, तो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर था वो क्या कम हो जाएगा। विच मीन्स जो हमारे एयर, जो हमारी एयर है वो मूव करेगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब अब जो थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर कम हो गया है, तो जो हमारी एयर है वो बाहर ही, मतलब जो अब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, हमारा जो कैविटी, जो लंग्स का प्रेशर है या फिर जो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है वो कम हो गया है। तो जो एयर है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर के जरिए मूव करेगी, मतलब यहाँ पे जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाएगी। समझ में आ गया? ये पूरा पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं बात कर रही हूँ अगेन इनहेलेशन की। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, ब्रीथ का अंदर लेना, सांस लेना, मतलब ब्रीथिंग को अंदर लेना, ऑक्सीजन लेना। तो ये जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या हो रही है, सांस या जो जिसको हम एक्चुअली में बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं थ्रू द एयर, नाक के थ्रू, नोज के थ्रू, इन अ फॉर्म ऑफ एयर, एयर के फॉर्म में। समझ में आ गया? अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमने ब्रीथ लिया, सांस लेने में हेल्प कौन कर रहा है, हमारे यहाँ पे फ्रेनिक मसल, जो हमारा एक्चुअल डायफ्राम है वो जब फ्लैट होता है, जो हमारा डायफ्राम है जब वो फ्लैट होगा, उसको फ्लैट होने में हमारे जो फ्रेनिक मसल है, जो उसके आसपास पूरी कैविटी, मतलब गोल सर्कल है, पूरे में हमारे फ्रेनिक मसल्स होते हैं जो उसको पुल या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डाउन शेप में है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से क्या हो जाएगा, हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ने से, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो हमारे अंदर यानी जो लंग्स का प्रेशर है वहाँ पे क्या डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी बढ़ने से क्या होगा, जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर जहाँ हमारे एयर का प्रेशर अच्छा खासा है, तो जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर है, वो मूव होगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इस तरह से हम ब्रीथ को इन करने में हमें हेल्प होगी। समझ में आ गया? प्लीज इसे राइट डाउन कर लीजिए, उससे अच्छे से लिख लीजिएगा। इसे हम रब कर देते हैं।
अच्छा, वन मोर चीज़ मैं को रब कर रही हूँ, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैंने बोला था यहाँ पे कि जो प्रेशर है हमारा वो डिक्रीज होता है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे जब हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है, माइनस में, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मतलब नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, जब हमारा जो कैविटी, थोड़ा सा कैविटी, उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है या वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसमें एयर का प्रेशर कम होता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। समझ में आ गया, ठीक है। अभी से मैं रब कर देती हूँ। ओके, हम उसका सेकंड पॉइंट देखते हैं जो हमारा इनहेलेशन का था। दैट सेकंड पॉइंट इज इंटरकॉस्टल मसल। अब इंटरकॉस्टल मसल क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इंटरकॉस्टल मसल क्या काम करते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। कहाँ पे होते हैं, रिब्स में। अगेन ये हमारी थोरेसिक कैविटी, ये हो जाएगा हमारा डायफ्राम, और ये हो जाएगी हमारी बैकबोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारी रिब्स होंगी, और रिब्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, जो क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन का। अगेन कैविटी बढ़ाने के लिए काम करता है ये भी। तो ये पहले तो रिब्स कितनी हमारे यहाँ पे 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स। और इन सारी रिब्स के बीच में, ये सपोज ये मेरी फिंगर जो है वो रिब्स है अगेन, और इनके बीच में मसल्स है इंटरकॉस्टल मसल। तो ये रिब्स हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये रिब्स जो 12 है, और इनके बीच में क्या होंगी, इंटरकॉस्टल मसल। तो ये कितने 12, अगर 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 11 पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल। तो ये 11 पेयर इसका 11 पेयर हो गया। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब जब भी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, श्रिंक होंगी, तो क्या होगा, रिब केज मूव अप एंड आउट। आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही कहा था एक चीज़ की, जब ये इंटरकॉस्टल मसल श्रिंक होते हैं तो क्या होता है, जो हमें रिब केज है एक्चुअली कैसे काम करता है, हल्का सा अप होगा एंड आउट होगा, ठीक है। तो हमारी जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, पूरी हमारी थोरेसिक कैविटी कहलाती है। तो क्या होता है, जब ये कैविटी हम ब्रीथ इन लेते हैं, हमने ब्रीथ इन ली, तो ये कैविटी होती है थोड़ी सी वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। तो कैसे होता है कि जो रिब केज है वो हल्का सा ये करेगा, अप हो जाएगा, अप एंड आउट, ठीक है। हल्का सा अप हुआ और आउट हो जाएगा, मतलब उसने कैविटी वहाँ पे स्पेस दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। तो रिब केज टू मूव अप एंड आउट। नाउ अब इससे जब ये अप एंड आउट हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज। अगेन वॉल्यूम जो होगा इसका वो बढ़ जाएगा। अब साथ में इसके डायफ्राम वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था वो काम करेगा, दोनों पैरेलल काम करें, दोनों साथ काम करते हैं। रिब केज का बढ़ना और थोरेसिक कैविटी का भी बढ़ना। यहाँ पे रिब केज हो गया और यहाँ पे थोरेसिक जो हमारा डायफ्राम था वो भी फ्लैट हो गया। तो इनने पूरे को क्या कर दी, अच्छे से एक कैविटी दे दी बस। अब जैसे कैविटी दी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अंदर का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, जिससे हमारी एयर जो होगी वो बाहरी एटमॉस्फेयर से हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव ऑन आराम से कर लेगी। समझ में आ गया यहाँ तक, इसको आप आउट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है हमारा एक्सलेशन, ठीक है। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, दो पार्ट में डिवाइड था, फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकंड इज एक्सलेशन। तो जो एक्सलेशन है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। एक्सलेशन हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में देखा था कि ये क्या थी, एक पैसिव प्रोसेस थी, ठीक है। वो क्या था, इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस जिसमें हमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है, मतलब मुझे एनर्जी चाहिए, उस प्रोसेस को करने की मुझे एनर्जी चाहिए। और ये है एक्सलेशन, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, यहाँ पे मेरे मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, पैसिव प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे मसल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। सेकेंड, बोथ द इनहेलेशन मसल्स गेट रिलैक्स। जो इनहेलेशन में मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, मतलब फ्रेनिक मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल जो वर्क करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का और वॉल्यूम को बढ़ाने का, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिलैक्स हो रहे हैं। जब वो रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो प्रेशर वो इंक्रीज, जो वॉल्यूम है, जो प्रेशर वो इंक्रीज कर रहे थे, कैविटी को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे वो क्या रिलैक्स मोड पे आ गए। जब वो रिलैक्स हो गए तो क्या होगा, जो कैविटी थी वो श्रिंक होगी या वापस अपने जो उसके पहले वाली स्टेज थी वापस अपने उस स्टेज में आती है, मतलब रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब
उसके डिक्रीज होने से क्या हो गया, अब वो डिक्रीज हो जाएगा, अब वो डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या बढ़ गया, ठीक है। पहले हमारे पास स्पेस अच्छा था, यहाँ थोड़ा समझना क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा बट इज़ वेरी इजी। जब मेरे पास वॉल्यूम था, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, स्पेस था, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, आपको आपको प्रेशर अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया क्योंकि स्पेस कम है। जब स्पेस कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो कैविटी पहले हमारे जो थोरस कैविटी थे वो अभी काफ़ी इंक्रीज थी क्योंकि हमने ब्रीथ इन कर रखी थी, ठीक है। अब क्या होगा, जो कैविटी काफ़ी अच्छी इंक्रीज थी, अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे बहुत मसल्स मतलब इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स मोड पे हैं, तो वापस ये रिलैक्स हो गए तो क्या होगा, ये श्रिंक हो गया है। अब ये श्रिंक हो गया तो यहाँ पे जो कैविटी थी वो स्पेस जो था, वो वॉल्यूम जो था वो कम हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक, यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो गया। स्पेस डिक्रीज होने से यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब अब यहाँ पे जो हमारा एयर है वो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगा। समझ में आ गया, मतलब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं। अगेन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझना उसको अच्छे से, कि पहले जब हमने ब्रीथ इन की थी, मतलब जब हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स जो थे वो अप एंड आउट हुए थे, मतलब उस कैविटी को, उसका वॉल्यूम जो है बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो वहाँ पे जो स्पेस था, वहाँ पे उसको वहाँ पे जो स्पेस था वो बढ़ गया था, तो वहाँ का जो प्रेशर था वो कम हो गया था, इसलिए जो एयर थी वो बाहरी एटमॉस्फेयर से, मतलब हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव हो रही थी, मतलब हम ब्रीथ इन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स मोड पे, मतलब वापस से वो रिलैक्स हो गए। डायफ्राम जो ऐसा जो फ्लैट था वो वापस डाउन शेप में आ गया है। अब यहाँ की जो कैविटी थी, थोड़ा कैविटी था, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। अब अगर वॉल्यूम कम हो गया, स्पेस कम है, तो ऑफकोर्स जो वहाँ का जो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक, अब वहाँ पे जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया है। तो अगेन वही सेम थेरी कि हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव होना, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया है तो जो एयर था वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगा, मतलब वो अंदर से बाहर निकल जाएगा, मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हाई प्रेशर बन गया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो लंग्स है वहाँ से जो एयर है, जो हमारी एयर है वो मूव आउट हो रही है, मतलब आउट हो रही है लंग्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहरी फॉर्म में, क्योंकि जो भी हमारे प्रेशर है वो कैसे मूव होता है, हाई प्रेशर टू लोअर। ये हमें 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे काम करता है। अब जब हमारा यहाँ पे काम हो गया है, जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स वो मूव कर गए बाहर, मूव आउट हो गए, मूव आउट हो गए हैं बाहरी प्रेशर में, तो अब क्या हो गया, ये जो इतनी प्रोसेस हो रही है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिलेशन। अब यहाँ पे जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, जो हो चुका था वापस रिलैक्स मोड पे आ रहा है, मतलब देयर इज नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज नो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी, पैसिव, पैसिव प्रोसेस, ठीक है। ये मेरी पैसिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मसल्स जो भी काम कर चुके हैं वो वापस से अब वापस अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, बस वो अपने वापस रिलैक्स पोजीशन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी मसल्स है वो रिलैक्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई मसल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि हमारे इनहेलेशन में मुझे क्या चाहिए था, एटीपी, मतलब मुझे एनर्जी चाहिए, अगर मुझे ब्रीथ इन करना है तो मुझे एटीपी चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कंप्लीट होता है। आई विश आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा, आई विल सॉर्ट आउट, ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, आप इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, इसको और समझना। देखो ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ये NTSC लेवल का था, थोड़ा हमने डीप में पढ़ा है। अगर मैं आपके नॉर्मल आपकी थेरी पे काम करूँ या थेरी की बात करूँ, आपको जो 10th में एक्चुअली आपको लिखना होता है
तो आपको थ्योरी बहुत कम लिखनी है, इतनी डिटेलिंग में नहीं लिखनी, बट जो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस करे हैं ना, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आजकल आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ से आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं वो लोग, बट थ्योरी में आपको इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको सिंपल शॉर्ट में लिखना है कि हाँ कैसे काम करता है, इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, यहाँ पे हमारे जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो भी हमने एक्सप्लेन किया बस वही लिखना है। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।